नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 131। जेस, अब जब जंग खत्म हो गई, अगला कदम क्या है? मैंने फोन से नजरें उठाईं और माँ को देखा। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी और फिर उन्हीं की असली आदत, सवाल जवाब की ओर लौट आई थी। मुझे पता था ये बातचीत किस दिशा में जाएगी। तुम काफी ठीक लग रही हो। बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। मुझे हंसी आ गई। मेरी माँ हमेशा से तगड़ी जवाब देने वाली रही हैं। तो उत्तर दो, उन्होंने फिर कहा। अब काम पर ध्यान देता हूँ। मैंने कंधे उचकाए। और अगली जंग की तैयारी करता हूँ, क्योंकि यहाँ जंगें कभी खत्म नहीं होती। मैंने जोड़ दिया। मैं कुछ और घरेलू बात सोच रही थी। मैंने भौहें चढ़ाई। घरेलू? तुम और मीरा की शादी को बहुत वक्त हो गया। बच्चे ट्राई करने का वक्त नहीं आ गया, तुम्हें नहीं लगता? मैंने गले में उभरी गांठ निगली। सही सोचा था। मेरा अंदाजा सही निकला। बच्चे, मैंने दोहराया, जबड़े पर हाथ फेरते हुए। तुम तो कोई वक्त बर्बाद नहीं करती, माँ। डोना कार्मेला ने बिना कोई असर के भौहें उठाईं। अब तुम जवान तो रहे नहीं, और मीरा भी नहीं। मैंने मंद हंसी के साथ सिर झटक दिया। माँ, मैंने अभी अभी जंग खत्म की है। क्या मैं 5 मिनट चैन की सांस तो ले लूं? उसके बाद डायपर और लोरी पकड़ जाओ। वो वही नजरों वाला लहजा ले आईं, जिसने जनरल्स, राजनेताओं और मुझे बचपन से चुप करवा दिया था। शांति कभी लंबी नहीं रहती। अगर परिवार बनाना है तो शांत समय में बनाओ। अब जब सब कुछ शांत है, मैं पीठ के बल सोफे पर टिक गया। माँ को गहराई से देखता रहा। चुस्त, मजबूत और वही पुरानी, आदेश देने वाली रौबदार माँ। उन्हें यूं स्वस्थ देखना सुकून था। जिंदा, स्थिर और अब भी मेरी जिंदगी की नियम बनाने वाली। तुम और पापा ने कभी रुकना सीखा? मैंने चुपचाप पूछा। उनका चेहरा कुछ पल के लिए नरम पड़ गया। तुम्हारे पापा तानाशाह थे, बेटा, पर विरासत का महत्व वे भी समझते थे। तुम उनकी बची खुची विरासत हो। विरासत, यह शब्द हमेशा खून सा स्वाद देता है। उनके शब्दों का बोझ सी महसूस हुआ। मैंने कुछ देर चुप रहकर मीरा के बारे में सोचा। वही औरत जिसने तपिश और गम और पागलपन के बीच मेरा साथ छोड़ा नहीं। वही जो आज भी मुझे इंसान समझती है। एक परिवार। इस विचार से मैं अनजान नहीं, पर यह खतरे से कम नहीं। हमारी दुनिया में प्यार कमजोरी और परिवार निशाना होता है। मुझे नहीं पता मीरा तैयार है या नहीं, मैंने देर बाद कहा। माँ थोड़ी मुस्कुराई। और तुम? उनका सवाल अधिक गहराई से लगा। मैंने नजरें घुमा ली। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ या नहीं। तो ऐसी दुनिया बना जिसमें यह जरूरत न पड़े, उन्होंने कहा और उठ गईं। तूने बहुत दैत्य मार लिए, जेस। शायद अब कुछ और बनने का समय है। उनकी बात रुक गई, जैसा हमेशा होता है। शाम को मैंने मीरा को किचन में ढूंढा। वह नंगे पांव, धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रही थी, कोई मिश्रण मिलाती हुई। रसोई में दालचीनी और शक्कर की खुशबू तैर रही थी। अजीब लगता था कि शांति इतनी घरेलू भी हो सकती है, वैसी जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। वो पीछे मुड़ी, मेरी नजरें दोबारा पकड़ ली। फिर से घूर रहे हो? मैं मुस्कुराया। पकड़ लिया तुमने। क्या सोच रहे हो, मिस्टर रोमानो? तुम्हारे बारे में। मैं पास आया, पीछे से उसकी कमर में बाहें डाल दी। उसकी हंसी हल्की थी, गर्मी एकदम पास आ गई। मैंने ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। माँ चाहती है कि हम बच्चे ट्राई करें।
उसके हाथ रुक गए। ओह हाँ, उनका कहना है, अब वक्त है। मैंने उसके गले के पास वनीला की खुशबू में सांस लेते हुए फुसफुसाया। मीरा ने गर्दन घुमाकर मेरा चेहरा देखा। और तुम क्या सोचते हो, माँ बहुत बॉसी है, मैंने हंसते हुए कहा। वह मुस्कुराई, पर मुझे आसान बहाने नहीं बनाने दिए। जेस, मैंने उसकी कलाई पर अंगूठा फिराते हुए कहा, मुझे लगता है अब यह ख्याल उतना बुरा नहीं लगता जितना पहले लगता था। उसकी आंखें फौरन नरम पड़ गईं, पर उनमें कोई झिझक थी, वह जिसे वह छुपा रही थी। मैं भी चाहती हूँ, वह हल्के स्वर में बोली, पर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उसका रुख अपनी तरफ किया। मतलब, वह अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी, नजरें नीचे कर दी। काफी समय हो गया। सोचती हूँ कुछ गलत न हो मुझ में। शायद स्ट्रेस। शायद। ऐसे नहीं सोचो। मैंने उसका ठुड्डी उठाई जब तक उसकी नजर मेरी आंखों से न मिल गई। ऐसी बात दोबारा न कहना। पर नहीं, मैंने और नरमी से कहा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं। बहुत कुछ झेल चुकी हो, बस शरीर को वक्त चाहिए। उसके होठ कांप उठे। अगर कभी न हो तो हम कोशिश करते रहेंगे, मैंने सीधा कहा। और अगर कभी न हुआ तब भी मेरे लिए तुम ही काफी हो। उसकी आंखें चमक उठीं। लगा रो पड़ेगी। मगर उसने हल्की मुस्कान दे दी। तुम ऐसा कहते हो, गुस्सा होना नामुमकिन है, तो मेरी तरकीब काम कर रही है, मैंने माथे पर किस करते हुए कहा। वह पास आकर सीने पर सिर रख दी। क्या नाम रखते? मैं हंसा। अब से तुमने नाम भी सोच लिए? एक बार दो बार सोचा जरूर है। सुनाओ, लड़का हुआ तो? मत्तेओ। लड़की? लूसिया। मैं मुस्कराया। लूसिया रोमानो। काफी शानदार लग रहा है। सबको खतरनाक नाम थोड़ी रखना है। वह खिलखिलाई। उसके पापा को कह देना ये, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरी बाह थपकी। उसे बिगाड़ दोगे? बिल्कुल, वो रुकेगी ही नहीं। हम दोनों धीमे धीमे हंसे, वैसी हंसी जो दुर्लभ और पवित्र हो। मैंने फिर से उसे चूमा, इस बार धीरे, लंबे समय के लिए। शायद माँ सही थी। शायद अब वो वक्त है जब फिर से कुछ नया शुरू किया जाए, जिसकी सुरक्षा करना वाकई मायने रखे। जब मीरा पीछे हटी, उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। फिर से सोच रहे हो? उसने छेड़ा। शायद। मैंने स्वीकारा। मगर अब अच्छी चीजों के बारे में सोचना अच्छा लगता है, जिनका बंदूक या दुश्मनों से कोई वास्ता न हो। उसने मुस्कुराकर होठों पर चुंबन दिया। नॉर्मल जिंदगी में स्वागत है, मिस्टर रोमानो। नफरत तो नहीं कहूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। और पहली बार, बहुत समय बाद, मैंने सच में यही चाहा। पार्ट 132। मीरा। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी जेस अंदर आए और अपनी पूरी मुस्कान दी, जिसे देखकर मेरा दिल तितर बितर हो गया। ऐसी मुस्कान क्यों? मैंने अभी मासिमो की अंत्येष्टि के बारे में सुना। मेरे चेहरे पर उभर रही हल्की मुस्कान गायब हो गई। इसलिए मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कंधे श्रग्ड किए। मुमकिन है ये अच्छी बात हो। क्या सोचती हो? मुझे नहीं पता। किसी की मौत पर खुशी मनाना अजीब लगता है। अगर मैं खुश होऊंगा तो पार्टी करूं। मैंने पीछे हटा और उसे घूरने लगी। उसकी ग्रे शर्ट उसकी आंखों से मेल खाती थी, जो उसे एक भिन्न और रूहानी रूप देती थी। ऐसे क्यों देख रहे हो, मिसेज रोमानो? कुछ नहीं। मैंने अपनी निचली होंठ पर काटा। बात कैसे मनाएं? मुझे पता है, कोई बेशक ज्यादा शोरशराबा नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली। जेस, पिछली रात से मेरी बॉडी में दर्द है। मेरे गाल तुरंत गुलाबी हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने यह कह दिया। चाहे हमने कितनी बार सेक्स किया हो, मैं अभी भी यह बातें कहने में शर्माती हूँ जब हम बीच में न हों। जेस की मस्ती भरी आवाज तुरंत चिंता में बदल गई और वह मेरे पास भाग आया। बेबी, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा?
मैं फिर से आंखें बंद कर ली। सोच रही थी कि बेहतर होता मैं चुप रहती। अब वह बहुत सांप की छलांग मारकर मुझसे कीमती सावधानी से पेश आएगा, जो मुझे कभी पसंद नहीं। मैं ठीक हूँ, वचन देता हूँ। तुम्हारे लिए मसाज का बुकिंग कर दूं, या फिर तुम मुझे मसाज कर दो? मैंने आंख मारी। तुम कौन हो और मेरी मासूम पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? वह झुका और धीरे से मुझे चूमा। मैं हंसी। माँ जल्द न्यूयॉर्क जा रही है, उन्होंने हमारी बात से अलग करते हुए बताया। इतनी जल्दी? मैं बोली। हाँ। उन्होंने सांस ली। मेरे बगल में सोफे पर बैठकर मेरे पाँव मालिश करने लगे। डोना पूरी तरह से स्वस्थ थी और मुझे लगा वह अपनी जगह लौटना चाहती थी। मुझे उनके घर में विद्रोह भरी बातों की कमी लगेगी। घर अब सुरक्षित है? मैंने पूछा। बहुत सुरक्षित, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। मुझे उनकी याद आएगी। क्या तुम्हें नहीं आएगी? नहीं। जेस? क्या? वह बॉसी है। मैं जोर से हंसी। जेस इसका सबूत था कि माताएं कितनी भी बूढ़ी हो जाएं, हमेशा घर में राज करती हैं। तुम कितने ड्रामाटिक हो। मैंने उसे हल्के से किक मारी। वह मेरी टखने को बीच हवा में पकड़कर उसके अंदर चुंबन कर गया और अपनी सुस्त मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखा। शायद मुझे ड्रामा पसंद है, उसने मुरमुराया। मैंने आंखें घुमाईं, असंलग्न दिखने की कोशिश की, पर असफल रही। तुम समझते हो कि इसका मतलब तुम्हें मम्मी के लिए पैकिंग में मदद करने से बच जाना है? जेस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने स्टाफ भेज दिया है। बिल्कुल। उन्होंने हाथ पर गोल गोल सर्किल बनाते हुए धीरे से हंसे। चिंता मत करो, वह ठीक है। वह परिवार का कारोबार देखना चाहती है, कुछ पुराने दोस्तों से मिलना चाहती है। पूरे वक्त मैं उसके साथ रहूंगा। फिर भी, मैंने धीरे से कहा, मुझे उसका घर भरते हुए आवाज की कमी खलेगी। यह घर को जीवित रखती है। उनकी भौहें उठीं। जिंदा या काफी जोर से, दोनों। वह गहरी हंसी हंसे, फिर आराम से सोफे पर टिका, अपनी बाह को पीछे की ओर फैलाए, जो उसे काफी लड़कों जैसा दिखाता था। इतना अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखकर। कैसे? शांत, मुस्कुराती हुई, हर 5 मिनट में अपने कंधे पर देखने वाली नहीं। मैंने धीरे से हंसते हुए कहा। अजीब है ना, कि भागने के लिए कुछ न हो। यह नया है, उसने कहा, और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे। उसकी आवाज में जो भरोसा था उसने मेरे दिल को गर्माहट दे दी। मैंने उसका अंगूठा उसकी मुट्ठी पर फेरा। तुम बहुत यकीन से बोलते हो। मैं यकीन से बोलता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर माथे पर चुम्मा दिया। मैं लड़ाई से थक गया हूँ। पहली बार, मैं सामान्य चाहता हूँ। तुम, मैं, ऐसी सुबहें, आरामदायक और शांत। बस इतना चाहता हूँ। हाँ, मैंने सोने का नाटक करते हुए कहा। और मसाज? वह हंसा। बिल्कुल, मसाज। हम दोनों मुस्कुराए, और जो चुप्पी छाई, वह भारी नहीं, बल्कि नरम और आरामदायक थी। ऐसी चुप्पी जिसमें सारी बातें छुपी होती हैं। मैं उसके करीब जाकर सिर उसके कंधे पर टिकाए बैठ गई। तुम जानते हो, मुझे क्या लगा? क्या? उसने पूछा। यह घर अब डरावना नहीं लगता। वह मुझे देखता रहा, आंखों में आश्चर्य। पहले ऐसा लगता था जैसे हर कोना भूतों से भरा हो। मैंने जारी रखा, जैसे हर गलियारा किसी बुरी घटना की याद लिए हुए हो। पर अब, यह बस घर है, क्योंकि तुमने इसे घर बनाया, उसने धीरे से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस नर्म पति बनने की कला में लगे हो। वह हंसा, आवाज में सौम्यता थी। किसी को मत बताना। मेरी जिंदगी में एक नजाकत है जिसे मैं छुपाता हूँ। बहुत देर हो गई, मैंने मजाक में कहा। दुनिया पहले ही जान गई वो कितना प्यारा है। बकवास, उसने टोका, और मेरी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने सांस ली और धीरे धीरे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
ये जानते हो, उसका चेहरा नरम पड़ गया। हाँ, और एक बार फिर कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने धीरे से चूमा, जैसे ये शब्द उसकी आत्मा तक जाएं। हम अलग हुए तो मैं बेवकूफ जैसी मुस्कुरा रही थी। रात के खाने के लिए बाहर चलें? उसने पूछा, गाल पर थमाकर। फिर से कोई योजना बना रहे हो? मैंने संदेह में कहा, शायद। जेस, कुछ बड़ा नहीं, उसने वादा किया, दोनों हाथ हवा में उठाते हुए। बस हम दोनों। एक शांत जगह, बिना गार्ड्स, बिना कॉल्स, बस तुम और मैं। क्या तुम कहीं बिना किसी को देखे जा सकते हो? यह एलरे है, मैं क्रिएटिव हूँ। शाम तक मैं जान गई कि इसका क्या मतलब था। वह मुझे एक निजी छत पर बने रेस्टोरेंट लेकर गया, जहाँ से शहर का दृश्य साफ दिखता था। हल्की रोशनी, पृष्ठभूमि में संगीत और पूरे शहर की चमक 1000 मोमबत्तियों जैसी। यह दिखावटी नहीं था, यह परफेक्ट था। जैसे ही हम पहुंचे, टेबल पहले से सज चुका था और मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल मुस्कुराने को हुआ। गुलाब, मैंने तंज में कहा, तुम कब से इतना क्लिशे बन गए? वह मुस्कुराया, तब से जब से मैंने तुमसे शादी की। मैं हंसते हुए सिर हिलाई, पर दिल भर गया। वेटर ने वाइन डाली और कुछ देर हम बस बैठे, खाए, बात की, चोरी चोरी देखते रहे जैसे फिर से प्यार में पड़ रहे हों। वह मेज के पार मेरा हाथ पकड़ता है। तुम जानते हो, उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ? हाँ। शांति। तुम्हारी आंखों में न फिर डर। मेरे सीने में कसाव हुआ। हम दोनों ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई है। उसने धीरे से सिर हिलाया, और मैं इसे फिर चुकाने को तैयार हूँ। मैंने उसका हाथ दबाया। ऐसा मत कहो। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह पछतावा नहीं, यह कृतज्ञता है। काफी समय तक दोनों चुप रहे। शहर हमारे चारों ओर फैला था, शोरगुल, जिंदगी, और सब कुछ जिसका हमने बचाव किया। जब हम रात को घर लौटे, वह मुझे जल्द छूने नहीं आया, बस मुझ में समा गया। मुझे बिस्तर पर लेटाकर मेरे गले में फुसफुसाया, रहने के लिए धन्यवाद। और उसी पल, उसकी बाहों के घेरे में, कान के पास उसके दिल की स्टेडी धड़कन सुनते हुए, मुझे एहसास हुआ, शांति कोई जगह नहीं, एक इंसान होती है, और मेरा इंसान हमेशा से जेस रोमानो रहा है। पार्ट 133। सुबह की शुरुआत नर्म थी। पेंटहाउस की फर्श पर सूरज की सुनहरी किरणें छा रही थी। वह सा शांत स्वर जो तब आता है जब अंततः सब कुछ शांत हो जाता है। मैं कमरे में घुसा तो जेस अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहे थे। वे हमेशा की तरह सहज और शांत दिख रहे थे, जैसे वह वही आदमी न हो जो कभी मेरे लिए गोली की लाइन से गुजरे थे। तुम वही पहनकर एयरपोर्ट जा रहे हो? मैंने सर हिलाकर पूछा। कोई तुम्हें सेलिब्रिटी समझ बैठेगा। उन्होंने शरारत भरी मुस्कान दी, कंधे के ऊपर देखा। इसी का तो मकसद है। तुम्हारी इच्छा। उन्होंने मेरे कमर को अपनी बाह में लिया और कान में धीरे फुसफुसाया, तुम ही वह हो जिसे लोग जलाते रहेंगे। मैंने आंखें घुमाईं, पर मेरे गाल लाल हो गए। इतनी जल्दी तारीफ? या मम्मी के सवालों से बचने की कोशिश? वह मुस्कुराए, और इतना ही जवाब था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, तो डोना कार्मेला वीआईपी लाउंज में पहले से ही इंतजार कर रही थी। उनके गले में सिला हुआ एक छोटे से रेशमी स्कार्फ था, और उनकी आंखों पर सनग्लासेस, जैसे वे किसी इटालियन फिल्म की स्टार हों। वे जेट लेने को तैयार नहीं थी, और जेस उन्हें मना न सके। मैं सोच रही थी कि शायद वे अपने प्यार एलेजांद्रो से मिलने जाना चाहती हैं। कौन जानता है, जब उन्होंने हमें देखा, तो उनका चेहरा नरम पड़ गया, लेकिन उनकी शान बरकरार थी। अंत में, उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे लगा तुम मेरी विदाई को टाल रहे हो। जेस ने उनके गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सच है, उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा।
अगर मैं और रह गई तो फिर तुम दोनों की जिंदगी संभालना शुरू कर दूंगी। और हम सब जानते हैं कि पिछली बार कैसा था। मैं धीमे हंसी और उन्होंने मेरी तरफ देखा और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। अरे मिरेबल, तुम हमेशा चमकती रहती हो। मैं मुस्कुराई। धन्यवाद डोना। उनकी आंखों में चमक थी। अब मुझे जल्दी अपडेट चाहिए। मैं चौंकी। क्या अपडेट? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पोते पोती का। माँ, जेस ने शिकायत की। जेस? माँ, मत कहना। उन्होंने नाराज होकर कहा। तुम बहुत दिन से शादीशुदा हो। किस चीज का इंतजार है? चमत्कार? मैंने अपनी हंसी रोकने को अपना मुंह ढका, लेकिन जेस के चेहरे ने मेरा संकल्प लगभग तोड़ दिया। डोना, वह बोलना शुरू किया, पर उन्होंने एक उंगली उठाकर बात रोक दी। कोई बहाना नहीं। बिना बच्चों वाला घर बहुत खामोश होता है। मुझे आवाज चाहिए। गड़बड़ी चाहिए। कोई हो जो मुझे नोन्ना कहे, इससे पहले कि मैं उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बूढ़ी हो जाऊं। मुझे लगता है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा। उन्होंने मेरा गाल थपथपाया, संतुष्ट नजर से देखा। और इस बार जेस को ज्यादा काम न करने देना। उन्होंने जेस को करारा नजर दिया। समझे, रगाज़ो? काम कम, रोमांस ज्यादा। जेस ने गर्दन मसलते हुए कहा। तुम इसे ऐसा दिखा रही हो जैसे मुझे सबक सिखाना है। शायद। उन्होंने मुस्कुराकर पलटा। मैं अभी भी हंस रही थी कि उनकी फ्लाइट का कॉल आया। उन्होंने मेरा माथा चूमा, फिर जेस के गाल पर, और अपने स्कार्फ को ठीक किया। जो कहा याद रखना, वे रवाना होते हुए कहा, और जुड़वा बच्चे हों। मैंने हंसते हंसते धीमी मौत मानी। जेस एक पल के लिए थमा, जब तक कि वे सुरक्षा को पार कर गईं। जुड़वा बच्चे, उसने गंभीर होकर कहा। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे लगता है उन्हें ये बात पसंद आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम इसमें बहुत मजा ले रही हो। शायद। मैंने शरारत से कहा। वो गलत नहीं है। जुड़वा बच्चों या रोमांस के बारे में, दोनों। वह सिर हिलाकर हंसे और मेरे हाथ को पकड़कर कार की तरफ बढ़े। तुम दोनों मुझे मिलकर चारों खाने चित्त कर दोगे, है ना? बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर की तरफ की ड्राइव शांति से शुरू हुई। वह शांति जो हमारे बीच नर्म संगीत की तरह गूंजती थी। शहर हमारे आसपास फैला। सूरज की रोशनी गगनचुंबी इमारतों को स्वर्णिम रंग में रंग रही थी। मैंने अपनी सिर खिड़की के कांच पर टिकाई, उस शांति को अपने अंदर महसूस करते हुए। अजीब है, मैंने फुसफुसाया। इस बार विदा कहना भारी नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सुरक्षित हैं, जेस ने सरलता से कहा। और उन्हें पता है। मैंने हल्की मुस्कान दी। उसे पता है कि वह हर घंटे कॉल करेगी। वह मुंह उस तरफ करके बोला। वह कोशिश कर सकती है, लेकिन हम जैसे ही घर जाएंगे, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं हंसी। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। देखना। वह हाथ बढ़ाकर हमारे दोनों हाथों को जोर से पकड़ता है। तुम इतनी खुश लगती हो मेरी बच्ची। हूँ, मैंने धीरे से कहा। ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं सांस ले पा रही हूँ। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी निगाहों ने सारी बातें कह दी। जब कार हमारी बिल्डिंग के ड्राइववे में धीमी हुई, गार्ड्स ने गेट खुले और टिंटेड कांच के पार से धूप उसके चेहरे पर आई। तब वह मेरा करीब झुका। उसकी आवाज कम गूंजती, नोकदार, छेड़खानी भरी। शायद माँ सही कह रही है। किस बारे में? मैं मुस्कुराते हुए बोली। वह मेरी तरफ एक बाल झटकता है। आंखें थोड़ी काली होती हैं। अधिक रोमांस के बारे में। मेरी सांस अटक गई। जेस? हूँ? हम बिल्डिंग के सामने हैं। उसके होंठ मुस्कुराए। तो कोई हमें देख सकता है, मैंने कहा, भले ही मुझे पता था कि कांच टिंटेड है। वह हंसा। तो फिर हम उन्हें कुछ ऐसा देंगे जो वो चर्चा करें। जेस? मैंने चेतावनी दी।
जो वास्तव में विरोध नहीं, बस एक आ निकली। वह झुका, अपना हाथ मेरे पीछे गले पर सरकाया, और बस उतना ही। मेरा बचाव टूट गया। अगले कुछ सेकंड सांसों की आवाज, उसकी उंगलियों की मेरी पीठ पर ठंडी छुअन, इंजन की धीमी गूंज में समा गए। यह जंगली या जल्दी फिराक नहीं था। धीरे, निकटता भरा, बेचैनी से भरा चुंबन जो पूरा दिन इंतजार कर रहा हो। मैंने दुनिया को भुला दिया, सिर्फ उसे याद किया। वह मेरी सीट पीछे करता है, मेरे पैर फैलाता है, और जब तक मैं एक पैर कंपा उठा ऑर्गेज्म की अवस्था में था, तब तक उसे पूरे मन से छूता रहा। जब अंत में वह मुझसे हटता है, उसका माथा मेरा माथा छूता है, उसकी सांस मेरे होठों पर गर्म होती है। घर में स्वागत है, मिसेज रोमानो। मैं मुस्कुराती हूँ और अपनी सांस संभालती हूँ। तुम असंभव हो, और तुम्हें यह पसंद है। सच में, हम कुछ देर ऐसे ही उलझे रहे, हल्की हंसी के साथ, जैसे बाकी दुनिया मौजूद ही नहीं। और शायद पहली बार वाकई में बाकी दुनिया सचमुच न थी। पार्ट 134। मीरा सुबह की शुरुआत नरम थी। सूरज की रोशनी पेंटहाउस की जमीन पर फैली थी। वह सुनहरी शांति जो तब आती है जब सारे संकट खत्म हो जाते हैं। जेस अपनी शर्ट के बटन लगा रहे थे जब मैं कमरे में आई। वो हमेशा की तरह सरल, शांत लगे, जैसे वो वही आदमी नहीं जो कभी मेरे लिए गोली की लाइन में गया था। तुम वह पहने हो क्या जो एयरपोर्ट के लिए? मैंने पूछा। कोई तुम्हें सेलिब्रिटी समझ बैठा। वो मुस्कराया, कंधे पर एक नजर डाली। वही तो मकसद है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारी यही जिद। वो मेरे करीब आया, मेरी कमर के चारों ओर हाथ लपेटा और कान में बोला, तुम ही वो हो जिन पर सबका ध्यान रहता है। मैंने आंखें घुमाईं, गाल लाल हो गए। इतनी जल्दी तारीफ? या फिर मम्मी के सवालों से बचने की कोशिश? वो मुस्कुराया। इतने में हम एयरपोर्ट पहुंचे जहां डोना कार्मेला पहले से इंतजार कर रही थी। गले में रेशमी स्कार्फ, चश्मा लगाए, जैसे कभी इतालवी फिल्म की अभिनेत्री हो। वे जेट लेना नहीं चाहती थी, और जेस उन्हें मना नहीं सका। शायद वह अपने प्रेमी एलेजांद्रो से मिलने जाना चाहती थी। उनसे मिलते ही उनका चेहरा नरम हुआ, पर शक्ति का भाव बरकरार था। अंत में आए, उन्होंने जेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मेरी विदाई टाल रहे हो। जेस ने उनके गाल पर प्यार से चुंबन रखा। यह बात मुझे बुरी लगती है भी। अगर मैं यहाँ और रह गई तो फिर से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। और हमें पता है पिछली बार कैसा था। मैं हंसी। उन्होंने मेरी ओर देखा और दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। मिरेबल, तुम हमेशा चमकती रहती हो। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद, डोना, कहा। उनकी आंखों में चमक थी। मुझे जल्द ही खबर चाहिए। कौन सी खबर? मैंने पूछा। अपने पोते की। उन्होंने हंसते हुए कहा, माँ। जेस ने फुसफुसाया। जेस, मुझे माँ मत कहो। तुम काफी दिन से शादीशुदा हो। चमत्कार का इंतजार न करो। मैंने अपना मुंह हाथ से ढका और हंसी रोकने की कोशिश की। जेस के चेहरे की अभिव्यक्ति ने मेरा आत्मनियंत्रण तोड़ दिया। डोना, वह बोलना चाहते थे, पर डोना ने उंगली उठाकर बीच में रोका। माफी नहीं। बिना बच्चों का घर सुनसान होता है। मुझे शोर चाहिए, गड़बड़ी चाहिए। कोई हो जो मुझे नाना कहे, इससे पहले कि मैं बूढ़ी होकर उन्हें बाग में दौड़ाती रहूं। मुझे लगता है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। उन्होंने मेरा गाल थपथपाया। जेस को भी ज्यादा मेहनत न करने देना। उन्होंने गंभीरता से जेस को देखा। सुनो, लड़के, काम कम, प्यार ज्यादा। जेस ने गर्दन मसला और कहा, जैसे मुझे कोई सबक देना हो। शायद। उन्होंने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं अभी भी हंस रही थी कि उनकी फ्लाइट का कॉल आया।
उन्होंने मेरा माथा चूमा और जेस के गाल पर याद रखना और जुड़वा बच्चे चाहिए, वे जाते हुए कहा। मैं जोर से हंस पड़ी। जेस, वह कुछ पल के लिए थमा, फिर बोला, जुड़वा बच्चे। मैं मुस्कुराई, लगता है उन्हें यह पसंद है। वह मुझ पर नजर डालते हुए बोला, तुम इस पर बहुत मुस्कुरा रही हो। शायद, मैंने उत्तर दिया। वो गलत नहीं है। जुड़वा बच्चे या प्यार के बारे में, दोनों। वह हंसा और मेरे हाथ को लेकर कार की तरफ बढ़ा। तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर दोगे, है ना? बिल्कुल, मैं मुस्कुराई। घर वापसी की ड्राइव शांत थी, बीच बीच में गुनगुनाती सी शांति और शहर की चमकती धूप। मैंने खिड़की की ओर सिर टिका लिया, यह शांति महसूस करते हुए। अजीब है, ये विदाई भारी नहीं लग रही, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, जेस ने सरलता से कहा। और वह जानती है, मैंने हल्की मुस्कान दी। वह हर घंटे फोन करेगी, वो जानती है। वह मुंह बनाकर बोला, वो चाहे तो कोशिश करे, मैं घर पहुंचे ही उसे ब्लॉक कर दूंगा। मैं हंसी, तुम ऐसा कर पाओगे? देखना। उसने हमारा हाथ थामा। तुम मेरी बच्ची हो, और तुम बहुत खुश लग रही हो। हूँ, मैंने धीमे से कहा, पहली बार महसूस कर रही हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी नजर ने सब कह दिया। जब कार ने हमारी बिल्डिंग के ड्राइववे में धीमा किया, गार्ड ने गेट खुले और सूरज की रोशनी टिंटेड कांच से टूटती हुई उसके चेहरे पर पड़ी। तब वह झुका और कहा, शायद माँ सही है। किस बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। और ज्यादा प्यार करने के बारे में। मेरी सांस घटी। जेस, क्या? हम बिल्डिंग के सामने हैं। उसके होंठ मुस्कुराए। तो कोई देख सकता है, मैंने कहा, हालांकि कॉर्नर से पता था कांच टिंटेड है। वह हंसा, तो फिर उन्हें कुछ देखने को मिलेगा। जेस, मैंने चेतावनी दी, पर वह बस धीरे हिला। वह झुका, अपना हाथ मेरे गले पर रखा, और बस इतना ही, मेरा दृढ़ संकल्प टूट गया। कुछ सेकंड सांस की आवाज, उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसल रही थी, इंजन की धीमी गूंज। ये कोई जल्दीबाजी वाला पल नहीं था, नहीं जंगली, बल्कि प्यार भरा, धीमी गर्माहट वाला चुंबन। मैंने दुनिया को भुला दिया, सिर्फ उसे महसूस किया। वह मेरे सीट को पीछे किया, मेरे पैरों को अलग किया, और जब तक मैं पैर कंपा कर काबू खो रही थी, तब तक उसे मेरे ऊपर था। जब वह मुझसे थोड़ा हटा, उसका माथा मेरा माथा छू रहा था, उसकी सांस मेरे होठों को गर्म कर रही थी। घर में स्वागत है, मिसेज रोमानो। मैं मुस्कुराई, सांस संभालती हुई। तुम असंभव हो, और तुम इसे प्यार करती हो। सच में। हम कुछ देर ऐसे ही उलझे रहे, धीरे धीरे हंसते हुए, मानो बाकी की दुनिया खत्म हो चुकी हो। और शायद पहली बार वाकई में खत्म हो गई थी। यह पूरा पाठ आपके द्वारा दिए शब्दों और वाक्यों के समानांतर हिंदी में अनुवादित किया गया है। पाठ 135। जेस शांति की मजेदार बात यह है कि जब वो आखिरकार आती है तो अजीब लगती है। सालों में पहली बार मैं ऐसे प्लेन में नहीं बैठ रहा था जहां डील या झगड़ा सुलझाना हो। मेरे साथ कोई आदमी नहीं, हथियारों के ब्रीफकेस नहीं, बस मेरी पत्नी मीरा, जो फर्स्ट क्लास कैबिन में बैठी थी और अपने फोन पर हंस रही थी। और किसी तरह वे पल भी ताकत जैसा लग रहा था। मीरा का बाल ढीले बन में था, कुछ लटे चेहरे को घेर रही थी। उसने क्रीम रंग का फ्लोई टॉप पहना था, जो उसकी त्वचा को और निखार रहा था। वो कोई कोशिश नहीं कर रही थी, पर फिर भी पूरी जगह उसकी थी, मेरी भी। मुझे ईमेल चेक करना चाहिए था, अखबार पढ़ना चाहिए था, पर नहीं। मैं बस उसे निहारता रहा, मानो जैसे उसके करीब होना कितना आसान है और मैं उसे देखकर कैसे बिखर जाता हूँ। फिर से घूर रहे हो? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। शायद मुझे जो कुछ दिखता है वो पसंद आता है। वो मेरी ओर मुस्कुराई। तुम शुरू से ही देख रहे हो जब से घर छोड़ा है,
मुझे देखने का अधिकार है। तुम मेरी पत्नी हो। मैं कंधा उचकाता हूँ। वो हंसती है। फिर भी ये अजीब है। फिर तो इस आदत को अपना लो, मियाँ कारा। मैं करीब आता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी रुकने वाला नहीं हूँ। उसके गाल लाल हो जाते हैं और मैंने देखा उसकी उंगलियां अरमरेस्ट से कस गईं। भगवान, मुझे उसे शांत देखना पसंद है जबकि मैं उसे उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। वो खिड़की से बाहर देखती है, आवाज धीमी। अजीब है ना? कहीं जाना, भागना या छिपना छोड़कर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। तुम इसके लायक हो। हर एक हिस्सा, उसके अंगुलियां मेरी उंगलियों के बीच फिसलती हैं। तुम इसे छुट्टी जैसा बना देते हो। वो है भी। मैं मुस्कुराता हूँ। बहुत रोमांटिक। रोमांटिक। वो आधी है, आधी शक में। मैं पास आकर फुसफुसाता हूँ। तुम देखोगी। उसकी हंसी धीरे से निकलती है, जैसे उसे माहौल भूल जाना है। मैं उसके माथे पर चुंबन देता हूँ और वो सांस छोड़ती है, जैसे वो पल उसे स्थिर कर देता है। पूरा उड़ान का वक्त मैं उसे निहारता रहा, जब तक वो मेरे कंधे पर सिर रख कर सो गई। उसकी पलकें उसके गाल को छूतीं, सांस की मधुर लय मेरे गले से टकराती। उस पल में कुछ पवित्र था। ऐसा लग रहा था जैसे शांति ने मानवीय रूप धारण कर लिया हो। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जब तक स्टुअर्डेस पास से नहीं गुजरी और मुझे समझदार नजर से नहीं देखा। मैंने उसे अनदेखा किया। मीरा थोड़ा हिली, कुछ बोली। मैं फुसफुसाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सच में ऐसा मानता हूँ। जब हम लिस्बन पहुंचे, सूरज अस्त होने वाला था। आसमान पर सुनहरी आलोक की धाराएं फैली थी। शहर जी उठा था। शोर शराबा, भीड़ भाड़, खूबसूरत और उन सब से परे जो हमने झेला था। हवाई अड्डे से कार की यात्रा चुपचाप थी, शहर की आवाजों के साथ। मीरा खिड़की से अपना चेहरा चिपकाए थी, नॉस्टेल्जिया में डूबी। मुझे ये याद आया। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ। वो मेरी ओर मुस्कराई। क्या तुम सच में मुझे अपनी बेकरी के चक्कर और सप्लायर के साथ मुलाकात पर ले जाओगे? मैंने मुस्कुराक्ष करते हुए कहा, मैं बच जाऊंगा। और मैं वह मीरा देखना चाहता हूँ, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, जो अपने मैनेजरों को डराती है लेकिन वे उसके पेस्ट्रियों से प्यार करते हैं। वो खिलखिलाई, 1 घंटे में तुम्हें बोरियत हो जाएगी। मैंने कहा, शक है। पहली बेकरी पर पहुंचते ही वह कार से बाहर निकली। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया, हाथ जेबों में। उसे उस जैसी देखा जैसे कभी गया ही न हो। स्टाफ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वे कुछ देर के लिए ठहर गए, फिर मुस्कुराते हुए पास आए। मीरा ने सबका नाम लेकर बधाई दी। मैनेजर को गले लगाया, डिस्प्ले केस जांचा। एक ट्रे जो थोड़ी सी हिली थी, उसे सीधा किया, सिर्फ पहले 5 मिनट में। मैं दरवाजे के पास खड़ा देख रहा था कि कैसे वो वहां हर चीज पर नियंत्रण रखती है। ऊर्जा अलग थी। वह आत्मविश्वासी, संयमित और अटूट थी। यह उसका संसार था और मैं उसके साथ उसमें खड़ा होने पर हमेशा से अधिक गर्व महसूस करता था। वह पेस्ट्रियों का स्वाद ले रही थी, फीडबैक दे रही थी, बिक्री के बारे में पूछ रही थी। कर्मचारी उसकी हर बात सुन रहे थे। वह भयभीत महिला कहीं नहीं थी, केवल मीरा थी जिसे खुद पर भरोसा था। जब उसने मुझे देखते हुए मुस्कुराया, तो वह मुस्कान थी जो बताती थी कि उसे पता है वह मुझ पर क्या असर डालती है। क्या? उसने धीमे से कहा, फिर से घूर रहे हो, जेस? मुझे देखने का अधिकार है, मैंने कहा, और मैं कभी थकूंगा नहीं। उसने सर हिलाया और पास आकर कहा, क्या तुम कोई योजना बना रहे हो? शायद, जेस। कुछ खास नहीं, उसने कहा, दोनों हाथ उठाते हुए। बस तुम और मैं। एक शांत जगह, बिना गार्ड, बिना कॉल, बिना दुनिया।
मैंने संदेह से पूछा, क्या तुम कहीं जा सकते हो और कोई तुम्हें देख न ले? मैं लाइन से हटकर चलता हूँ। हम दोनों हंसे। दिन शांति से बीता। हम दोनों अपने प्यारे बुलबुले में। हम बालकनी पर बैठे, नंगे पांव, नींबू पानी पीते, जैसे सूरज ढल रहा हो। वह मुझे देखता और मैं उसे पकड़ लेता। जब वापस अंदर गए तो कॉफी टेबल पर एक लिफाफा रख था। खोलने पर उसमें 2 विमान टिकट थे। 2? मैंने पूछा। जेस दरवाजे पर झुका। उसका मुस्कान उस पर था जो उसे पसंद था। मैं अपनी पत्नी को पुर्तगाल बिना साथ लिए कैसे जाने दूं? मैंने टिकट को फिर से देखा और हंस पड़ी। तुम बीच रास्ते में नहीं रुकते क्या? जब बात तुम्हारी हो तो नहीं। मैं कमरे पार गई, उसका गला पकड़कर गले लगाया और फुसफुसाई, तुम्हें पसंद है जब तुम अचानक कुछ कर देते हो। वह माथे पर चूम गया। अच्छा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपनी निगाह से दूर नहीं होने दूंगा। और इस बार बहस की कोई वजह नहीं थी। पार्ट 136 मीरा लिस्बन वैसा था जिसकी मुझे धारणा तक नहीं थी कि मैं उसे मिस कर रही थी। जेस के साथ वापस आकर सब कुछ अलग लग रहा था। पिछली बार मैं यहाँ उस आदमी से छिप रही थी जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन अब मैं उसके बाहों में थी। उस सुबह मेरी आंखें खुलीं। सुबह की हवा में समुद्र की हल्की खुशबू थी, ताजी, तीखी और जिंदा। आकाश इतना नीला था कि आश्चर्य हुआ कि ये दुनिया आखिरकार फिर से शुरू हो रही है। मैं होटल के कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, हाथ में कॉफी के कप के साथ, नीचे लाल छतों पर फैली रोशनी को देख रही थी। जेस अभी भी बिस्तर पर थे, आधे सोए, बिना शर्ट के, शांति के पलों में भी अद्भुत दिख रहे थे। तुम इस बार मुझे घूर रही हो, उन्होंने नींद से भारी आवाज में कहा। मैं मुस्कुराई। तुम ऐसा कहते हो जैसे ये कोई बुरी बात हो। क्या सोच रही हो? मैंने खिड़की की ओर झुककर कहा, बस ये पल अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराए। मतलब उबाऊं? शांतिपूर्ण। मैंने आंखें घुमाईं। वह उठे और बालों में हाथ फेरते हुए बोले, इसे ठीक कर देते हैं। मत करना, मैंने चेताया, उनकी शरारती नजर देखकर। लेकिन जेस कभी नहीं सुनते। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में दबा लिया और मैं उनकी छुअन से बेकाबू हो गई। उनके अंगूठे ने मेरी क्लिट को छुआ। मैं कांप उठी। धीरे धीरे उनकी उंगलियां मेरी अंदर तक गईं। मुझे देखो, उन्होंने धीरे कहा। मेरी आंखें खुली और वे उनकी गहरी भूरी निगाहों से मिली। फिर मैंने तुरंत अपने ऑर्गेज़म का अनुभव किया। उनके साथ होना मुझे पूरा कर देता था। मैंने उन्हें और चुंबन दिया, अपने हाथ उनकी जांघों पर घुमाए। वे धीरे से फुसफुसाए और मैं फिर से ऊपर आ गई। फिर मैं उनके ऊपर चली गई। मैंने उन्हें अपने मुंह में लिया। मुझे थोड़ा गले लग गया, लेकिन उनकी खुशबू मुझे और आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही। जब उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, तो मैंने गति बढ़ाई, उनका वही परिचित स्वर सुनते हुए। वे करीब थे। कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा मेरे भीतर छोड़ दी और मैं इसे निगल गई। मैंने संतुष्टि से सांस ली। उनकी आंखें बंद थीं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वे फिर मेरी अंदर घुसे बिना रुक नहीं सके। उस सुबह जेस कभी मुझसे प्यार करते, कभी जंगली तरह से साथ होते। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कौन सा पक्ष ज्यादा पसंद है। दोपहर तक वे मेरा कपड़े पहनाकर होटल से बाहर ले गए। कोई गार्ड, कोई फोन, कोई भारी बातचीत नहीं। बस हम दोनों। कहाँ जा रहे हैं? मैंने 5वीं बार पूछा। देखोगी? वे बोला, नक्शे को देखकर। शहर की हल्की आवाज, स्थानीय लोग परतों में बातें कर रहे, ट्राम की आवाज, पास की कैफे की संगीत। जेस आम आदमी की तरह हटते नहीं थे, पर यहाँ, अपनी सनग्लासेज और मेरी खातिर मुस्कुराते हुए, वो बिल्कुल भीड़ में घुल गए।
हम एक फूल की दुकान पर रुके। उन्होंने मुझे सफेद गुलदस्ता दिया, बिना कुछ बोले। ये किस लिए? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत लग रही थी। मैं मुस्कुराई। तुम असंभव हो, प्यारा, उन्होंने कहा। पागलपन, मैंने खुशी से जवाब दिया। वे मेरा हाथ पकड़कर साथ चलने लगे। हम मर्काडो डा रिबेरा पहुंचे। मसालों, पेस्ट्री, ग्रिल्ड सीफूड्स की खुशबू से भरा बड़ा बाजार। मैंने कांच के पीछे पेस्ट्री देख। अरे, ये तो स्वर्ग है। जेस मुस्कुराए। मुझे पता था ये तुम्हें भाएगा। उन्होंने एक बॉक्स खरीदा और हम बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठकर पेस्ट्री साझा करने लगे। मैंने थोड़ा कस्टर्ड अपने होंठ पर देखा। रखने से पहले ही उन्होंने घुटनों से उसे चूमा। जेस, मैंने भड़क कर कहा, यहाँ क्या? वे मासूमियत से बोले, बर्बाद मत करो, बहाने मत बनाओ, तो कम प्यारा बनो। भगवान, ये आदमी। मैंने उन्हें घूरा, लेकिन हंसी में बदल गया। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये पल कितना खास है। खुलकर हंसना, बिना डर के सांस लेना। कुछ महीने पुराने या साल पुराने आलम से बिल्कुल अलग। दिन के आगे हमें अल्फामा की ट्राम मिली। नीचे खूबसूरत भवनों का जाल, टाइल की बालकनियां, हवा में उड़ती कपड़े। मैं रेलिंग पकड़कर थोड़ी झुकी। दिल तेजी से धड़क रहा था। ध्यान देना, जिसने पीछे से कहा, और कमर पकड़ ली। मैं ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराई। फिर भी वे मेरे माथे पर चुंबन देते हुए बोले, जोखिम नहीं लेना चाहता। उनकी बाह मेरे खिलाफ रह गई। और शायद उन्होंने यह एहसास न किया हो, लेकिन उनका यह छोटा सा आदर मेरे लिए सारी बातें कह गया। ट्रम रुकी। हम मिराडोरो दे सेंटा लूजिया पहुंचे। एक शानदार समुद्र दृश्य था। सूरज नीचे झुक रहा था। शहर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। गली के संगीतकार सौम्य फाड़ो गाने बजा रहे थे। कुछ जोड़े धीरे धीरे संगीत पर नाच रहे थे। यह एक सपना सा था, ऐसा सपना जो कई बुरे सपनों के बाद आता है। भूखे हो? जेस ने पूछा, हाथ कमर पर रखा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। अच्छा। उनका होंठ मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। वे मुझे एक संकरी पिछली गली से ले गए, भीड़ से दूर, एक छोटे काफे पर, जो फूलों की बेलों से जरा छुपा था, यहाँ तक कि ढूंढने पर ही मिलता। उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं किया था, कोई ना बताया। 2 ग्लास वाइन और एक प्लेट ऑलिव्स मंगाया। हम गुंबद की छाव में बैठे, समुद्र के किनारे धूप को देखते रहे। लंबे समय से पहली बार, जेस कोई डॉन नहीं था, और मैं वो औरत नहीं थी जिसने उसकी दुनिया से जूझा हो। हम 2 लोग थे, किसी भी शिकंजे से मुक्त। आज मुझे पता चला, मैंने धीरे कहा। क्या? उन्होंने पूछा। तुम बिना गार्ड्स के इतने सालों में पहली बार सामने आए हो। वो हल्की मुस्कुराई, अपनी वाइन घुमा। पाठ 137। मैंने मीरा को पहले भी खुश देखा था। मैंने देखा कि वह इतनी हंसती है कि आंसू आ जाते हैं, मुझे छेड़ती है जब मैं गुस्सा दिखाता हूँ, और मुझे ऐसा पकड़ती है जैसे मैं कहीं खो न जाऊं। लेकिन हाल ही में जो खामोश, सरल और गहरे से आई खुशी उसने दिखाई थी, वह अलग थी। वह शांति थी। भगवान के लिए, मैं चाहता था कि यही शांति बनी रहे। यहाँ लिस्बन में उसका 5वां दिन था। सूरज निकलने से पहले वह अपनी एक बेकरी में चली गई थी, हल्के क्रीमी ड्रेस में, बाल लूजली बिठाए हुए। वह अपने काम में मस्त थी। स्लीव्स ऊपर उठाए, क्लिपबोर्ड हाथ में लिए, अपने कर्मचारियों को एक गंभीर लेकिन शांत आवाज में निर्देश दे रही थी। उसके आसपास के लोग उसे सम्मान देते थे, न कि डर। यही फर्क था मीरा और बाकी लोगों के बीच, जो कभी राज करते थे। वह अपने गर्मजोशी से नेतृत्व करती थी, और लोग खुशी खुशी उसका साथ देते थे। टॉमस मेरे पास खड़ा था, एस्प्रेसो पीते हुए।
कभी नहीं सोचा था कि डॉन रोमानो बेकरी की देखभाल करते नजर आएंगे, उसने हंसते हुए कहा। मैंने उससे कहा, यह देखभाल नहीं, प्रशंसा है। वह हंसा, जो भी तुम्हारे अहंकार को रात में सुला देता है। मैंने नजरअंदाज किया और शीशे ठीक मीरा को देखा। किस तरह वह आत्मविश्वास से चली, स्थिर और चमकदार थी। मैं समझ पाया कि मैंने कभी जाहिर न किया कि वह सिर्फ मेरी दुनिया की नहीं रही, उसने अपनी दुनिया भी यहाँ बनाई है। और मैं बहुत भाग्यशाली था कि उसने मेरी दुनिया चुनी। उस दिन शाम तक मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया था। कुछ सौम्य कॉल्स, फूल विक्रेता, स्ट्रिंग क्वार्टेट और एक महंगी आखिरी मिनट की बुकिंग के बाद सब कुछ तय हो चुका था। मीरा जब शाम को लौटी तो उसके बाल थोड़े बेढंगे थे और परफ्यूम की खुशबू उसके साथ थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे एक लंबे दिन के बाद देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर पहुंचा हूं। तुम व्यस्त रही, उसने कहा, अपने जूते उतारते हुए। शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम थकी लगती हो, मुझे भूख लगी है, थोड़ा थकान भी है। वह ज्यों ही बोली, मैं उसे सोफे पर ले गया, माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और कहा, आराम कर लो, बाद में तुम्हें ऊर्जा चाहिए होगी। किस काम के लिए, तुम देखोगी। वह चुप हो गई, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। सूरज ढलते ही मैंने सब कुछ आखिरी बार जांचा। सब कुछ परफेक्ट था। एक छोटा टेरेस, नदी के किनारे, जहां हजारों बेबस लाइटें पत्थर की दीवारों पर चमक रही थी। एक लंबा टेबल था 2 लोगों के लिए, सफेद गुलाब और मोमबत्तियों के साथ। छुपे कोनों में स्ट्रिंग क्वार्टेट इंतजार कर रहा था। यह कोई बड़ी तैयारी नहीं थी, पर दोनों के लिए उपयुक्त एक सुकून। टॉमस ने अंतिम तैयारी की पुष्टि की, वह रोएगी। वह बोला, अच्छा, मैंने जवाब दिया। वह इसके हकदार है कि उसे अपनी यात्रा याद रहे। आप दोनों, बॉस। शायद वह सही था। मैं वापस होटल गया, मीरा को लेने। वह नए स्नान से निकली थी, तौलिए में लिपटी, बाल भीगे और गर्मी से उसकी त्वचा चमक रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने आंखों में जिज्ञासा के साथ पूछा। बाहर, जेस। मुझ पर भरोसा करो। मैंने उसे वह ड्रेस दी जिसे मैंने खरीदा था, सहज, चमकदार और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला। वह नजदीक झुकी। तुमने ये क्यों चुना? मदद ली, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत सुंदर है, तुम भी। जब हम टेरेस पर पहुंचे तो उसकी प्रतिक्रिया से पुरानी सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसके होठ खुले, आश्चर्य से झलकते हुए सब कुछ देखा, लाइट्स, फूल, हवा में संगीत। जेस। उसकी आवाज धीरे सी थी। यह क्या है? कुछ जो मुझे पहले करना चाहिए था, मैंने कहा, उसकी कमर पकड़कर। वह मेरे ऊपर टिक गई, किरणों की चकमक देखती रही। यह परफेक्ट है, अभी नहीं। वह मुझसे मिली, अपनी आंखों में उलझन लिए, फिर मैं घुटने के बल बैठ गया। उसने सांस रोकी। जेस, मीरा रोमानो, मैंने धीरे और दृढ़ आवाज में कहा। मैंने सालों तुम्हारी रक्षा की, कुछ ऐसा बनाया जो टिक सके। और मध्य में तूफान के बीच, तुम मेरी शांति बन गई। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं रुका बस उसे देखते हुए। मैं नहीं चाहता कि हम भूल जाएं कि यहाँ तक लड़ाई करके आए हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा अतीत हमें पूरी तरह परिभाषित करे। मैं एक नए वादे की शुरुआत चाहता हूँ। मैंने अपनी जैकेट से एक अंगूठी निकाली, सरल हीरा, नर्म और सुंदर। मैं तुम्हें फिर से शादी के लिए नहीं कह रहा, मैंने कहा, तुम पहले ही मुझसे शादी कर चुकी हो। मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी में रहोगी? शांति में, सुकून में, हमेशा के लिए। वह पहले से ही रो रही थी, एक हाथ मुंह पर और एक हाथ कंपाते हुए मेरा पकड़ रही थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, 1000 बार हाँ। मैं उठा और अंगूठी उसके उंगली में पहन
दी। वह मेरे गले लिपट गई और मैंने उसे धीमे गहरे चुंबन से चूमा, जैसे पहली और आखिरी बार हो। स्ट्रिंग क्वार्टेट ने पीछे से संगीत बजाया। शहर की रोशनी उसकी आंसू भरी मुस्कान पर पड़ रही थी। अब यह, उसने फुसफुसाया, मेरी तरह का जश्न है। अच्छा, मैंने कहा, उसके जबड़े पर अंगूठा फेरते हुए। मैं चाहता हूँ कि यह हमेशा के लिए रहे। हम संगीत के थमने के बाद भी वहीं बैठे रहे। वह मेरा सिर मेरी छाती पर टिकाए, धड़कते समंदर की लहरें सुनते हुए। कई वर्षों बाद पहली बार मैं दुश्मनों, ताकत या अगली चाल के बारे में नहीं सोच रहा था। सिर्फ तुम्हारे बारे में, वह औरत जिसने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार किया और मुझे बदला। रात के गहराते साए में मुझे एहसास हुआ जो मेरे सीने में दर्द कर रहा था, वो सबसे अच्छा दर्द था। शांति कोई जगह नहीं थी, वह थी, और मैं आखिरकार घर था। पार्ट 138। मीरा कुछ दिनों बाद इस बार अमेरिका लौटना अलग सा लग रहा था। शायद इसलिए कि पहली बार बहुत समय बाद ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम किसी अनसुलझे झगड़े या अराजकता में लौट रहे हों। इस बार हम कुछ नए, कुछ खास के लिए लौट रहे थे। पूरी उड़ान में मैं अपनी उंगली पर चमकती अंगूठी को देखती रही। अंगूठी इतनी नई और चमचमाती थी। मुझे बार बार याद आता कि कैसे जेस ने लिस्बन में फेरी लाइट्स और हंसी के बीच यह अंगूठी मेरी उंगली में पहनी थी, जैसे वह मेरे साथ सदा के लिए एक और वादा कर रहा हो। और सच पूछो तो वह वादा नया सा लग रहा था। इस बार वह सही मायनों में कर रहा था और यह बहुत अच्छा लग रहा था। जेस मेरे बगल में था, किताब पढ़ने का नाटक करते हुए, हालांकि मैं जानती थी कि वह पन्ने पलट नहीं रहा। वह अपनी किताब के पीछे से मुझे बार बार देखता रहा, मानो मैं न देखूं। डॉन रोमानो, इस बार क्या चल रहा है? मैंने चैंपेन के ग्लास से नजर उठाए बिना पूछा। उसने धीरे धीरे किताब नीचे रखी और उसकी होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। क्या ये गलत है? मैंने आंखें घुमाई लेकिन मुस्कुराहट छुपा नहीं पाई। तुम लिस्बन से ही मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या मैं दोषी हूँ? उसने मेरी उंगली की ओर नजर गिराई। मेरी मंगेतर, या कहो, मेरी दोबारा होने वाली पत्नी, इतनी खूबसूरत दिखती है जब वह खुश होती है। बस करो, मैंने हंसी रोकते हुए कहा, अपना चेहरा छुपाया। वह मेरे कान में धीरे से बोला, अच्छा, मुझे तुम्हारा शर्माना पसंद है। मैंने मस्ती में उसे थप्पड़ मारा, पर दिल से खुश थी। ऐसा लग रहा था कि प्यार चुपचाप हर उस कोने में वापस आ गया है जहां वह कभी गया था। मैं काफी समय बाद पहली बार इतनी खुश थी। जब हम लैंड हुए, हवा गर्म और जानी पहचानी लगी। शहर की स्काईलाइन दिखी और कार तेजी से पेंटहाउस की ओर बढ़ी। मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बार बार अपनी जहन में प्रस्ताव की यादें दोहरा रही थी। मोमबत्ती की चमक, उसका कंपकंपाता स्वर जब उसने मुझसे कहा कि वह जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है। हम न्यूयॉर्क में थे क्योंकि जेस का कुछ काम था। डोना कार्मेला हमारा इंतजार कर रही थी। वे हर तरह से खूबसूरत लग रही थी, शायद ज्यादा ही, जो कहती थी कि उन्हें ज्यादा शोरशराबा पसंद नहीं। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया। वह कम होते हुए प्यार और कठोर प्रतिक्रिया को साथ लिए हुई थी। अरे, मेरी मिरेबल, उन्होंने देखा और तुरंत अंगूठी की तरफ ध्यान दिया। तो आखिरकार उसने सही ढंग से किया। सही ढंग से, मैं हंस पड़ी। हम तो कई सालों से शादीशुदा हैं। हाँ, लेकिन इस बार उसने वैसे पूछा जैसा आदमी को चाहिए। उन्होंने चुपती नजर जेस पर डाली और उसने भी शर्म से गर्दन खुजलाई जैसे कोई नटखट स्कूल का बच्चा हो। मैं हंसी, उसने किया डोना। सब कुछ सही था। उनका मुस्कान नरम पड़ गया। अच्छा, अब तुम दोनों शांति के हकदार हो।
और शायद जल्द ही पोता पोती भी, उन्होंने इशारा करते हुए कहा, जिससे जेस जोर से करा उठा। माँ, प्लीज, उसने कहा। मैं हंसी लगाकर सोफे पर गिर पड़ी। यह कब तक चलेगा? कभी नहीं, डोना गर्व से बोली। यह दादी का फर्ज है। शाम को मैं बालकनी पर गया और अपने भाई रॉबर्टो को कॉल किया। कुछ समय से नहीं देखा था उसे, और उस सब के बीच भी मेरा एक हिस्सा चाहता था कि वह इस पल को मेरे साथ बांटे। उसने जवाब दिया, मजाक उड़ाते हुए, हम्मा, अगर वह खुद मैफिया क्वीन नहीं है। रॉबर्टो, मैं बोली, अपनी हंसी रोकते हुए, मुझे कुछ अच्छा बताना है। उससे भी बेहतर, उसने कहा। मैंने एक पल सोचा और फिर कहा, जेस और मैं, हम फिर से शादी के वचन लेने जा रहे हैं। ओह हाँ, मैंने अपने बाल पीछे किया। उसने लिस्बन में फिर प्रस्ताव रखा। बहुत प्यारा, सच में, रॉबर्टो ने धीरे हंसते हुए कहा, तुम खुश लग रही हो। सच में, उसने कुछ देर चुप्पी रखी फिर सौम्य आवाज में कहा, मैं आऊंगा। बस बताना कब और कहा। मेरे भीतर गर्माहट फैल गई। क्या तुम वाकई मतलब रखते हो? बिल्कुल, उसने कहा। शायद तुम्हारा पति मुझे पसंद न हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और अगर वह तुम्हें ऐसे मुस्कुराता है, तो मैं एक रात के लिए सुधर जाऊंगा। सुधर जाओ, रॉबर्टो, मैंने मजाक में कहा, कोई वादा नहीं, उसने कहा और कॉल काट दी। मैंने वापस अंदर हंसती हुई चली गई। जिस सोफे पर फोन पकड़कर बैठा था, मैं भीतर आई और उसने नजर उठाकर नरमी से मुझे देखा। अरे, तुम इतनी खुश मुस्कुरा क्यों रही हो? रॉबर्टो आ रहे हैं, मैंने कहा। उसकी भौं थोड़ी ऊपर उठी। यह अप्रत्याशित है, मुझे पता। मैं उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ गई। पर इसका मतलब बढ़िया है। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मेरी माथे पर चुंबन दिया। तो इसका मतलब मेरे लिए भी बड़ा है। हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। सुकून, गर्माहट महसूस हुई। बाहर की दुनिया एकदम शांत और खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कीं, सिर उसके सीने से जोड़ दिया और फुसफुसाई, मैं हमारे नए वादे का इंतजार नहीं कर सकती। उसके हाथ से मेरी उंगलियों पर हल्के घेरे बने। मैं भी नहीं, मियाकारा। लेकिन हमारे बीच, क्या? वह मेरी बालों में मुस्कुराया। अगर इसका मतलब तुम्हारी उस मुस्कान को हर साल देखना है, तो मैं तुम्हें हर साल शादी करूंगा। मैं हंसी, दिल खुशी से भर गया। सावधान रहो, मिस्टर रोमानो। ये वादा मैं याद रखूंगी। अच्छा, उसने कहा, माथे पर चुंबन देते हुए। मैं हर साल साबित करूंगा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पसंद हो। और इसी तरह, भविष्य अब दूर नहीं लगता था। वह मेरे स्पर्श की गर्माहट, उसकी दिल की धीमी धड़कन और इस वादे में था कि जो भी आएगा, हम साथ होंगे। यह अनुवाद सरल और सटीक हिंदी में पूरे अध्याय का सार प्रस्तुत करता है। पाठ 139 मीरा, सरल और सादा हिंदी में। कुछ दिनों बाद, इस बार अमेरिका लौटना जुदा लग रहा था। शायद इसलिए कि पहली बार ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी लड़ाई या उलझन में वापस आ रही हूँ। इस बार हम कुछ नया लेकर लौट रहे थे, कुछ खास। पूरी उड़ान में मैं अपनी उंगली पर चमकती अंगूठी को देखती रही। यह इतनी नई थी, चमकदार, और मुझे वह लिस्बन की वो याद आती, जब उसने ये अंगूठी मेरी उंगली में पहनी, झिलमिलाती रोशनी के नीचे, हंसते हुए, जैसे वह फिर से मुझे सदा के लिए वादा कर रहा हो। सच में यह नया महसूस हुआ, सच में। जेस मेरे बगल में था, किताब पढ़ने का नाटक करते हुए, लेकिन मैं जानती थी कि वह उन पन्नों को पलट नहीं रहा। वह बार बार मुझ पर नजर गड़ाए था, मानो मैं उसे न देखूं। इस बार क्या बात है, डॉन रोमानो? मैंने चैंपेन के गिलास से नजर उठाए बिना पूछा। उसने धीरे धीरे किताब नीचे रखा और मुस्कुराया। मैं अपनी पत्नी की
तारीफ कर रहा हूँ। क्या ये अपराध है? मैंने नजरें घुमाई, पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम लिस्बन से ही मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या मैं दोषी हूँ? उसने कहा, मेरी उंगली की ओर देखते हुए। मेरी मंगेतर, हाँ या कहो मेरी फिर से होने वाली पत्नी, कितनी खूबसूरत दिखती है खुश होकर। बस करो, मैंने हंसते हुए कहा और अपना चेहरा छिपाया। उसने कान में फुसफुसाया, अच्छा है। मुझे तुम्हारा शर्माना पसंद है। मैंने उसे प्लेफुल थप्पड़ मारा, मगर मेरा दिल खुशी से भरा था। ऐसा लग रहा था कि प्यार चुपचाप हर उस कोने में लौट आया है जहां पहले था। मैंने पहले इतनी हल्की फीलिंग कभी महसूस नहीं की। जब हम पहुंचे तो वहां की हवा गर्म, परिचित सी थी। शहर की रोशनी गुजर रही थी और मैं मुस्कुराती रही। मैं बार बार अंगूठी की यादें दोहरा रही थी। मून लाइट्स की चमक, उसका कांपता हुआ स्वर जो मेरे साथ बिताने का नया वादा कर रहा था। हम न्यूयॉर्क में थे क्योंकि जेस को कुछ काम था। डोना कार्मेला हमारा इंतजार कर रही थी, खूबसूरत और शाही लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया, ऐसा गले जो प्यार और थोड़ा सख्ती भी दिखाता था। अरे मिरेबल, वो बोली, तुरंत अंगूठी की तरफ देखकर। तो उसने आखिरकार सही तरह से पूछा। सही तरह से? मैंने हंसकर कहा। हम तो कई सालों से शादीशुदा है। हाँ, पर इस बार उसने जो तरीका अपनाया वह पुरुषों जैसा था। उन्होंने तीखे बोलों में कहा और जेस की तरफ निहारते हुए, जिसे शर्मिंदगी से गर्दन खुजलाते देखा। मैं और जोर से हंस पड़ी। उसने किया, डोना। सब कुछ परफेक्ट था। उनकी मुस्कान नरम हुई। अच्छा, आप दोनों अब शांति के हकदार हैं। और शायद जल्द ही पोता पोती भी, जेस ने बकवास करते हुए कहा। माँ, प्लीज। मैं हंसते हंसते गिर गई। क्या वो कभी रुकती भी है? नहीं, डोना गर्व से बोली। दादी का काम है। शाम को मैं बालकनी पर गया और अपने भाई रॉबर्टो को कॉल किया। उसने मस्ती भरी आवाज में कहा, हाँ, अगर यह मेरी माफिया क्वीन नहीं है। रॉबर्टो, मैंने हंसते हुए कहा, मुझे खुशखबरी देना है। और भी बेहतर, उसने मजाक किया। मैं थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, जेस और मैं, हम फिर से शादी के वचन दोहरा रहे हैं। ओह हाँ, मैंने कहा, बाल अपनी जगह किया। उसने लिस्बन में फिर से प्रस्ताव रखा। बहुत प्यारा था। रॉबर्टो की हंसी आई। तुम खुश लग रही हो। हाँ, बिल्कुल। उसने चुप्पी बनाई और फिर कहा, फिर मैं वहां आऊंगा। बस बताना कब और कहा। मेरे दिल में गर्माहट आई। क्या वाकई? हाँ, मैं तुम्हारे पति से प्यार नहीं करता, पर तुमसे करता हूँ। और अगर वह तुम्हें इस तरह मुस्कुराता है, तो मैं एक रात के लिए अच्छा बन जाऊंगा। ठीक रहो, रॉबर्टो, मैंने मजाक किया। कोई वादा नहीं, वह बोला और कॉल काट दिया। मैं हंसती हुई अंदर चली। जिस सोफे पर था, फोन देख रहा था। मैंने अंदर आकर उसे बताया, रॉबर्टो आ रहा है। उसका भौं उठा। यह उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है। मैंने उसके पास जाकर कुश्ती से जकड़ा। फिर भी खुशी है। उसने गले लगाकर माथे पर चुंबन दिया। तो यह मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। शांति, गर्माहट और संतुष्टि थी। बाहर की दुनिया धीमी और प्यारी लग रही थी। मैंने आंखें बंद करते हुए उसके सीने में सिर रखा और कहा, मैं हमारे वादे का इंतजार नहीं कर सकती। उसने मेरी बाह पर हल्की सर्किल बनाई। मैं भी नहीं, मिया कारा। लेकिन हमारे बीच क्या? उसने बालों में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें हर साल शादी कर लूंगा, अगर इसका मतलब तुम्हारे उस प्यारे चेहरे को फिर से देखना हो। मैं धीरे हंसी। दिल खुश हो गया। सावधान रहो,
मिस्टर रोमानो, मैं इस पर तुम्हें पकड़ लूंगी। अच्छा, उसने कहा, माथे पर चुंबन देकर। मैं हर साल सिद्ध करूंगा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो। और फिर भविष्य अब इतना दूर नहीं लग रहा था। वह उसके स्पर्श की गर्माहट था, दिल की सुकून भरी धड़कन थी, और वह वादा था कि जो कुछ भी आएगा, हम साथ होंगे। पार्ट 140। मीरा, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं दोबारा वेडिंग ड्रेस ट्रायल करते हुए इतनी घबराऊंगी। लेकिन मैं वहीं एक लंबे फुल लेंथ आईने के सामने खड़ी थी, पाम्स थोड़ी स्पर्शनीय, दिल तेजी से धड़क रहा था। सेसिलिया, हमारी वेडिंग प्लानर, स्टाइलिस्ट के साथ फैब्रिक की जांच कर रही थी। उसके सिर पर ग्लासेस थे और हाथ में क्लिपबोर्ड, जैसे ये कोई सैन्य अभियान हो। उसकी ऊर्जा मुझे पसंद आई। उसने इसे एक सपना बना दिया था, जिसे मैं सालों से थामे हुए थी। मिसेज रोमानो, बुटीक असिस्टेंट ने नरम मुस्कान के साथ पूछा, इंतजार करते हुए शैंपेन पीना चाहेंगी? मैंने विनम्रता से कहा, सिर्फ पानी। शैंपेन पीकर तो शायद पूरा स्टोर ले लूंगी। वह हंसी और पर्दे के पीछे चली गई। सेसिलिया पूरी कामयाबी के साथ मुझसे साठगांठ करने लगी। डिजाइनर ने नई कलेक्शन से 5 ड्रेस भेजी हैं। सामान्य, खूबसूरत और भारी नहीं। तुम्हें पसंद आएंगी। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। यह मेरी पहली बार है कि मैं अपनी शादी की ड्रेस खुद चुन रही हूँ। सेसिलिया चौंकी। सच में? हम्मा, मैंने मुस्कुराकर कहा। पहली बार मुझे ज्यादा विकल्प नहीं मिला था। मेरा यह कहना वह समझ गई और बोली, तो आज हम आराम से चुनाव करेंगे। मैंने शुक्रिया कहा। पर्दे के पीछे कई साटन, लेस और ट्यूल की ड्रेस लटक रही थी। दिल का फैसला रखें, सेसिलिया ने कहा। मेरे दिल को पहली बार अपना फैसला देना था। मैंने धीरे धीरे कपड़ों की नर्म सतह छुई। हर ड्रेस किसी परी कथा की तरह लग रही थी। मैं कुछ जोरदार या नाटकीय नहीं चाहती थी। मुझे कुछ सरल, शुद्ध और खूबसूरत चाहिए था, जो मैं जैसी हो। पहली ड्रेस खूबसूरत थी, ऑफ शोल्डर, साटन की, फिटर कमर और छोटा ट्रेन। लेकिन आईने में देख मैं भावुक नहीं हुई। सेसिलिया ने सर हिलाया। यह सुंदर है, पर तुम इसमें खुद को नहीं देख रही। बिल्कुल। मुझे यह सिर्फ ड्रेसअप की तरह लग रही है। अगला, दूसरी ड्रेस नरम थी, पतले स्ट्रैप और लेस से सजी। जब मैं बाहर आई तो सेसिलिया ने कहा, देखो, यह सही है। मैंने फिर से आईने में देखा। लेस मेरी आकृति को नरमाई से दबाए हुए था और मैं मुस्कुरा रही थी। वह सच्ची मुस्कुराहट, न कि वही जिसे मैंने आदर दिखाने के लिए बना रखा था। फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं और देखूं। तीसरी ड्रेस ने मेरा दिल पहले ही पीछे से कसना शुरू किया था। यह हल्की और लगभग स्वप्निल थी। बॉडी संग्रेजी लेस का था, छोटे मोतियों से सजा हुआ, स्कर्ट पानी की तरह बहता। यह भव्य नहीं थी, न जोरदार, बल्कि धीरे से अपनी बात कहने वाली सुंदरता थी। मैं जैसे ही बाहर आई, सेसिलिया ने फुसफुसा कर कहा, ओह मीरा। मैं आईने की ओर देखा और तत्पश्चात ठहर गई। कुछ क्षण में सांस लेना भूल गई। यही ड्रेस थी। यह कोई परिधान नहीं था, बल्कि घर लौटने जैसा लग रहा था। मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था। वह नरम, बड़ी और संकोचहीन थी। मैं वह लड़की नहीं थी जिसे 4 साल पहले मजबूर होकर शादी करनी पड़ी थी, जो डरती थी आने वाले भविष्य से। मैंने जेस को उसी वक्त याद किया। वह मुझे कैसे देखता था, मुस्कुराता था, फिर झुककर कुछ कहता था जिससे मैं सबके सामने शर्मा जाती थी। मिल गई ना? सेसिलिया ने देर से पाँव फेरा। मैंने नजरें नम करते हुए हाँ कहा। वह मुस्कुराई। हम इसे परफेक्ट फिटिंग देंगे। वह इसे शादी तक नहीं देख पाएगा।
मैंने हल्की हंसी के साथ आंसू पोंछा। उसने शादी तक देखना मना किया है। बिल्कुल, इसे राज की तरह छुपाएंगे। अगला घंटा हम फाइनल फिटिंग कर रहे थे। स्टाफ मदद कर रहा था। उनमें से कुछ ने घूंघट, जूते, आभूषण सुझाए। हर बार मैं आईने में देखती, मुझे वही खास शांति और सुंदरता महसूस होती। जब सब खत्म हुआ, सेसिलिया ने कहा, मैंने कई दुल्हनों के साथ काम किया है, पर ये कुछ खास है जो तुम्हारे लिए गहरा है। मैं मुस्कुराई, कपड़े को आखिर छूकर कहा, यह सच है। 4 साल पहले मैं प्यार को समझ नहीं पाई थी। मैं डरती, भ्रमित और गुस्से में थी। पर अब मैं रुकी और ड्रेस को नीचे देखा। अब मैं समझती हूँ, प्यार का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक दूसरे को चुनना है, हर मुश्किल के बाद भी। सेसिलिया ने धीरे से सिर हिलाया, यही तो इसे खास बनाता है।